उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं युवक युवतियों के रुचि का विषय लेकर आई हूँ। बहुत सारे युवक युवतियों के मेरे पास में मैसेजेस आते हैं। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर इंस्टाग्राम पर तो युवक युवतियां लव से संबंधित समस्याओं से घिरे रहते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक को आज मैं लेकर आई हूं और किस टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूं। लव रिलेशनशिप, प्रेम विवाह, ये आज के टीनेज से लेकर जो भी जवान लड़के लड़कियां हैं उन सब का एक ही प्रश्न रहता है कि क्या मेरा प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज। यहाँ तक कि आजकल के बच्चे कैरियर वेरियर से संबंधित प्रश्न ही नहीं करते। सबसे पहले उनका प्रश्न यही रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, क्या मुझे प्रेम में धोखा मिलेगा, क्या मेरे प्रेम विवाह के योग हैं, मेरे को छोड़ के मेरा ब्रेकअप हो गया है और मेरे को छोड़ के मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है, क्या वापस वो लौट कर आएगी। ऐसे प्रश्न लड़के लड़कियां पूछते नहीं थकते हैं और मैं उनको जवाब देते देते नहीं थकती हूँ। कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है कितनी छोटी उम्र में बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि तुम कैरियर की तरफ ध्यान दो, समय पर सब चीज़ें हो जाएगी। पर ये प्रश्न बहुत गंभीर है। इस प्रश्न के पीछे युवक युवतियाँ कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ब्रेकअप हो जाता है तो निराश हताश होकर अपने जीवन से ही उनका मोह खत्म हो जाता है। वो अंधकार के रास्ते पर चल निकलते हैं। कई बच्चे तो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। ये लव रिलेशनशिप, प्रेम विवाह एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। तो आज मैं इसी सेंसिटिव टॉपिक पर चर्चा करूंगी और आपको बताऊंगी कि कुंडली के हिसाब से आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, कैसे चलेंगे, क्या उनकी विवाह में परिणति संभव है और क्या आपकी अरेंज मैरिज के या लव मैरिज के क्या योग बन रहे हैं। तो इन सब बातों पर प्रकाश डालते हुए आज मैं आपको कुंडली के बारे में, पूरी लव रिलेशनशिप के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप अपनी कुंडली भी खोल लें और कुंडली में देखें, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप भी अपनी कुंडली में देखें कि क्या ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी है कि आपको प्रेम संबंध बनाने चाहिए, प्रेम संबंधों में आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, परंतु आजकल प्रेम की कई परिभाषाएं हो गई है। प्रेम न उम्र देखता है, न जात पात देखता है, न रंग रूप देखता है। प्रेम का कोई भी रूप आकार नहीं होता और व्यक्ति कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। युवक युवतियां ही नहीं, आजकल अधेड़ उम्र के लोग शादी के कई सालों बाद में प्रेम की अनुभूति पाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाते हैं। और कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कई साल तक विवाहिक बंधन में बंधे हुए हैं, बच्चे हो गए हैं, अपना वैवाहिक जीवन निकाल रहे हैं, परंतु उनके बीच में प्रेम का अभाव है। तो कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो इन सब चीजों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपका लग्न कौन सा है। वैसे आज एक मैं भी कुंडली आपके सामने लेकर आई हूं जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। वो मैं आपको कर्क लग्न की कुंडली लेकर आई हूं और कर्क लग्न की कुंडली पर मैं चर्चा करूंगी। अब आप सोचेंगे कर्क लग्न क्यों लिया। वैसे तो कोई भी लग्न ले सकते हैं, परंतु कर्क लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा, जो मन, माता और मस्तिष्क का कारक ग्रह होता है। मन से जुड़े हुए भाव चंद्रमा में होते हैं और चंद्रमा से संबंधित कर्क लग्न वाले जो लोग होते हैं वो अति भावुक होते हैं और संवेदनशील होते हैं। चलिए, ये तो मैंने केवल एक उदाहरण स्वरूप कुंडली ली है। आपका जो भी लग्न हो वो अपनी कुंडली का चार्ट खोलिए और केंद्र में जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 की कुंडली है, उस हिसाब से आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं कि कौन से लग्न की कुंडली है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लव मैरिज में सबसे पहले लग्न देखा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की, आपका लग्न कौन सा है और उसके स्वामी ग्रह कौन से हैं। जैसे कि जो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है वो 4 नंबर की कुंडली है, जिसके जो कर्क लग्न की कुंडली और जिसके स्वामी है चंद्रमा। अब जिनका स्वामी चंद्र है वो अति भावुक और संवेदनशील प्रवृत्ति के लोग होते हैं। बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं और हर किसी से एक रिश्ता, एक बॉन्ड सा बना लेते हैं।
अब ऐसे लोग लव रिलेशनशिप में कई बार धोखा भी जल्दी खा लेते हैं और कई बार एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी की वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। वहीं अगर चंद्रमा मजबूत और अच्छी स्थिति में हो तो एक इंसान से वो जिंदगी भर प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति के पीछे वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। ऐसे ही आपका लग्न कौन सा है, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, सबसे ज्यादा प्रभाव उसका भी पड़ता है। दूसरा प्रभाव पड़ता है आपके सुख स्थान का। सुख स्थान देखिए माता का भी होता है, प्रॉपर्टी का होता है, सभी प्रकार के सुखों का भी होता है। वहीं धोखा भी इस स्थान से देखा जाता है, क्योंकि प्रेम संबंधों में कई बार धोखा भी व्यक्ति प्राप्त करता है, तो उसको हम सुख स्थान से देखते हैं। इसीलिए जब भी लव रिलेशनशिप या लव मैरिज की बात आए तो चतुर्थ स्थान को भी देखा जाता है। इसके अलावा पंचम भाव जो होता है वो पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है और प्रेम संबंधों का होता है। यानी अगर लव रिलेशनशिप का कोई कारक स्थान, कारक भाव मैं कहूं तो वो है पंचम स्थान, जिससे हम लव रिलेशनशिप को देखेंगे। मुख्यतः इसी पर ही आज पूरा वीडियो में केंद्रित करूंगी और आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं प्रेम संबंधों से संबंधित और खुलकर चर्चाएं करूंगी। उस समय मैं आपको उदाहरण स्वरूप कुछ लग्न के बारे में बताऊंगी और भी ग्रहों के, क्योंकि एक वीडियो में ये चर्चा सीमित नहीं रह सकती है, इसको बता पाना मुश्किल है। चलिए आज के वीडियो में मैं पंचम भाव को केंद्रित करके आपके सामने व्याख्यान दूंगी। अब आते हैं सप्तम भाव पर, क्योंकि सप्तम भाव रिलेशनशिप मैरिज का होता है, विवाह का होता है, वैवाहिक संबंधों का होता है। तो सप्तम भाव को भी देखना बेहद आवश्यक है। तो मुख्य रूप से मैंने आपको बताया इन चार भावों के बारे में, लग्न, सुख स्थान, पंचम भाव और सप्तम भाव। इसके अलावा इसके जो कारक मुख्य ग्रह होते हैं वो होते हैं शुक्र और चंद्र। जिसकी कुंडली में शुक्र और चंद्र की स्थिति बहुत मजबूत और अच्छी होती है और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, वो व्यक्ति प्रेम भी करता है और प्रेम की परिणति विवाह में भी हो जाती है। अब जान लेते हैं शुक्र और मंगल की अगर युति हो, क्योंकि देखिए शुक्र और चंद्रमा दोनों ही वैवाहिक संबंधों के कारक ग्रह माने गए, रिलेशनशिप के कारक ग्रह माने गए। चंद्रमा मन से जोड़ता है और शुक्र विवाह और संबंधों से एक दूसरे को जोड़ता है। जब भी विवाह की बात आती है तब भी शुक्र की स्थिति को जरूर देखना चाहिए। तो शुक्र ग्रह की अगर बात करूं, अगर शुक्र ग्रह मंगल के साथ में युति करके आपके सप्तम भाव में बैठा हो या फिर आपके भाग्य स्थान में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, दशम भाव में बैठा हो, तृतीय और द्वितीय स्थान में बैठा हो या फिर पंचम भाव में बैठा हो, तो वो व्यक्ति प्रेम में जरूर आएगा, परंतु उसको प्रेम में धोखा भी मिल सकता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और उसके साथ शुक्र की जब युति हो जाए तो प्रेम में धोखा या फिर विवाह के बाद में संबंध विच्छेद हो जाना, ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती है। अब अगर शुक्र की युति वहीं सूर्य के साथ हो जाए, आप जानते हैं सूर्य कितना ऊर्जावान तेजवान व्यक्ति ग्रह है, और अगर शुक्र और सूर्य की युति हो जाए इन स्थानों पर तो वो व्यक्ति प्रेम जरूर करता है, परंतु उसमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है। कई बार वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है और एक से अधिक प्रेम कर बैठता है। वो ये सोचता है कि चलो मैंने एक बार ट्राई किया, चलिए एक बार और ट्राई कर सकता हूं। तो मतलब वो एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित करता है। वहीं शुक्र और चंद्र की युति हो और वे दोनों मजबूत स्थिति में बैठे हों तो वो व्यक्ति एक ही इंसान से प्रेम करता है और जिंदगी भर उसी इंसान से बंध कर रहता है। विवाह की परिणति भी उस व्यक्ति के साथ हो जाती है। अब सूर्य और चंद्र की स्थितियों को भी इसमें देखा जाता है कि अगर सूर्य और चंद्र की जातक की कुंडली में मजबूती हो तो सूर्य बहुत मजबूत है तो वो व्यक्ति को एकदम तटस्थ रखेगा अपने फैसले पर कि नहीं मेरे लिए एक ही बंदा परफेक्ट है, और चंद्रमा की मजबूती हो तब भी वो अपने मन को स्थिर रखकर एक व्यक्ति के साथ चलेगा। परंतु इन दोनों पर अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो वो स्थिति विपरीत भी हो जाती है। अब आते हैं पंचमेश पर।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा आज का वीडियो पंचमेश पर केंद्रित रहेगा। तो अगर मैं पंचमेश की बात करूं तो पंचमेश अगर षष्ठम स्थान में, अष्टम स्थान में, द्वादश और चतुर्थ स्थान में विराजमान हो, यानी उन स्थानों में, उन भावों में बैठा हो, तो प्रेम में धोखा या विवाह में धोखा उस व्यक्ति को मिल सकता है। यानी वो प्रेम तो बहुत दिल से करेगा परंतु उसका पार्टनर उसके साथ नहीं रहेगा, उसका ब्रेकअप बहुत जल्दी हो जाएगा, या फिर विवाह या प्रेम के बाद में उस व्यक्ति को धोखा मिलेगा। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जातक में निराशा आ जाती है। उस समय सोच समझकर प्रेम संबंधों को स्थापित करना चाहिए, प्रेम में आगे बढ़ना चाहिए, यानी भावुकता से नहीं, प्रैक्टिकलिटी से काम लें। अब पंचमेश अगर शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु ग्रही हो या उसके अंश कम हो तब भी, या फिर क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी उस पर हो तो भी प्रेम में अलगाव की स्थितियां देखी जाती है। यानी बहुत ज्यादा प्रेम तो एक दूसरे से बहुत करते हैं परंतु बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, विचार मिलते ही नहीं है और आखिर जाकर यही होता है कि तू अलग और मैं अलग, यानी ब्रेकअप हो जाना। अब अगर पंचमेश पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या फिर क्रूर ग्रहों के साथ पंचमेश की युति हो जाए तो भी अंतरजातीय प्रेम विवाह होने के योग बन जाते हैं। यानी माँ बाप समाज अगर उसका विरोध करेगा, अंतरजातीय होगा और वो व्यक्ति उसके साथ में विवाह कर लेगा, प्रेम को परिणित कर लेगा। तो अंतरजातीय विवाह जब क्रूर ग्रहों की दृष्टि या फिर क्रूर ग्रहों की संगति हो जाए तब उसके ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में अंतरजातीय विवाह को सही नहीं माना जाता है। इसीलिए जब इन ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है तब वो व्यक्ति जरूर ऐसा काम करता है। अब अगर पंचमेश भाग्य स्थान में बैठा हो और उस पर सौम्य ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो वो व्यक्ति प्रेम को पा ही लेता है। एक और बात आपको कहना चाहूंगी कि अगर पंचम भाव का स्वामी लग्न में जाकर बैठ जाए तो वो अपने प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यानी उसमें एक जुनून होता है अपने प्यार को पाने के लिए और वो अंत में अपने प्यार को पाकर ही दम लेता है। यानी उसमें एक वो होता है, एक जिद होती है कि मुझे मेरा प्यार मिलना ही चाहिए, चाहे उसके लिए उसको किसी का भी विरोध करना पड़े। वहीं पंचमेश अगर लाभ भाव में बैठा हो, द्वितीय तृतीय स्थान में बैठा हो, तब भी प्रेम में सफलता प्राप्त होती है। अब अगर चतुर्थ स्थान की बात करूं, सुख स्थान की, तो अगर सुख स्थान में पाप ग्रहों की दृष्टि हो, सुख स्थान पर या फिर सुख स्थान में पाप ग्रह बैठे हो, यानी वहीं पर ही विराजमान हो, तब व्यक्ति को प्रेम में धोखा मिलना निश्चित है, तय है। उसे बहुत सोच समझ के अपना पार्टनर चूज करना चाहिए और हो सके तो अरेंज मैरिज करें, अपने बड़ों की सहमति से ही करें, प्रेम विवाह में ना पड़े। अब एक और स्थिति पर विचार करते हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो को, आज के वीडियो को विराम करूंगी। जब पंचमेश और सप्तमेश का इंटर एक्सचेंज हो जाए, यानी सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठे और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, तब भी प्रेम संबंध बहुत अच्छे निपटे हैं और पारिवारिक सदस्यों की सहमति से विवाह के प्रबल योग उस व्यक्ति के बन जाते हैं। और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो ये आज मैंने आपको कॉमन एक कुंडली लेकर आपको बताया कि किस तरह से हम प्रेम संबंधों को देख सकते हैं, प्रेम विवाह के योग किस तरह से बन सकते हैं, अंतरजातीय विवाह के कैसे योग बनते हैं। और आने वाले मेरे कुछ वीडियोस में मैं आपको उदाहरण सहित कुछ उदाहरणों का उल्लेख करके बताऊंगी कि और कौन कौन से फैक्टर प्रेम विवाह में काम करते हैं और उनका क्या रोल होता है और किस तरह से हम उनको ठीक कर सकते हैं। वैसे
आज भी मैं आपको कुछ उपायों के बारे में भी बताना चाहूंगी जो कि आपको प्रेम विवाह में सहायक साबित हो सकता है। और यदि प्रेम विवाह हो चुका है, क्योंकि कई बार आजकल ज्यादातर देखा गया है प्रेम विवाह जितनी जल्दी होते हैं उतनी जल्दी टूटते हैं। अरेंज मैरिज भी टूटती, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अरेंज मैरिज में तलाक नहीं होते, पर प्रेम विवाह में ज्यादा होता है। लव मैरिज में इसके चांसेस बहुत ज्यादा है और ऐसा देखने में भी ज्यादा आया है। तो अगर आप अपने विवाह को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम लाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि कई लोग कई साल तक शादी करके अपने दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं परंतु उनमें प्रेम नहीं है। तो अगर ऐसा आपके जीवन में भी है तो जो लड़कियां हैं, फीमेल्स है, उनको मां पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती ने भी भगवान शिव से प्रेम किया था और बड़ी तपस्या से उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। तो मनवांछित वर के लिए सावन के 16 सोमवार का व्रत करें और मां पार्वती की, गौरी की पूजा आराधना करें। वहीं अगर लड़के प्रेम संबंधों को विवाह में परिणित करना चाहते हैं या अपने प्रेम विवाह को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम का उदाहरण तो विश्व में ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपके विवाह में कुछ विघ्न बाधाएं आ रही है, यानी आपका विवाह तय हो गया उसके बाद भी छोटी छोटी समस्याएं आ रही है, कभी कोई नाराज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, अगर ऐसी परिस्थिति है तो आपको विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे आपके विवाह में आ रहे सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी और गणेश जी के आशीर्वाद से आपका विवाह शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगा। तो ये तो उदाहरण थे प्रेम विवाह को साकार करने के, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के। अगर आप अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए व्यक्ति विशेष की कुंडली भी उसके जीवन को रिप्रेजेंट करती है। आपकी कुंडली में कौन सा लग्न है, पंचम भाव का स्वामी कौन सा है, सप्तमेश की स्थिति क्या है, किन क्रूर ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है, क्या सिचुएशन आपकी कुंडली में बन रही है, क्या प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं या आपको प्रेम विवाह से परहेज ही करना चाहिए और अरेंज मैरिज करनी चाहिए, पेरेंट्स के सहमति से आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियों के बारे में आप भी जानना चाहते हैं या फिर अपने शादी के लिए, प्रेम संबंधों को स्थापित करने के लिए भी आप अपने पार्टनर के साथ कुंडली मिलान भी करवाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वहीं कुंडली मिलान का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे आपकी लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आपको कुंडली मिलान करवा के ही विवाह करना चाहिए ताकि आने वाला आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बन सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ऐसी कामना करती हूँ कि आपको इतना अच्छा पार्टनर मिले जो कि शिव पार्वती के जोड़े की तरह, राधा कृष्ण के जोड़े की तरह आप दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।